Hello guys, so again welcome to the new and fresh and important lecture of C language. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, हमने वाई सी पे डिस्कशन किया, हमने व्हाट इज सी में डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने बात की, सी के प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, इन सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात किया कि जब एक सी का प्रोग्राम बनता है तो टोटल कितनी नंबर ऑफ फाइल क्रिएट करता है ना। इफ यू रिमेंबर, हमने सी के प्रोग्राम का कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन समझा था। लेकिन इस सब के पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो बॉस, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि विवेक सर के लेक्चर, डेटा फ्लेयर के लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड, क्योंकि मैंने आपको बोला है डे 1 पे, ये मेरी श्योरिटी है। अगर आप बोलोगे तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, मेरी श्योरिटी है बॉस, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा सी में, ये अश्योरिटी है मेरी आपसे। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है, रेगुलरली विजिट करें, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब इसलिए हम बोलते हैं ताकि कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए, है ना। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जब भी वीडियोस चेंज होंगे, आपको अपडेट होंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब कितनी देर लगती है बॉस, कर लो जल्दी से फटाफट। ठीक, चलिए तो वापस आते हैं। हमने एक एग्जीक्यूशन ये देखा था कि जब भी एक सी का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, है ना। सोर्स कोड लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि यहाँ से फिर हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का क्या आता है, आउटपुट। तो ये सारी कहानी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है। ठीक है, अगर आप में से कोई ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इसके प्रीवियस वीडियोस को आप विजिट कर लें, ताकि आपको ये लेक्चर और आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि अब मैक्सिमम बातें रिलेटेड है। मैंने आपको बोला ना, ये सी जो है ना, ये ऐसा सीरियल है जो आपको रोज देखना पड़ेगा। मतलब ये कनेक्टेड सीरियल है। जैसे होता है ना, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी देखो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कपिल शर्मा शो, ये सीरियल आप कभी भी देख लें, इसके लिए कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कुछ सीरियल ऐसे आते हैं जो फैमिली में नहीं चलते हैं, सास बहू के सीरियल, तो ये सब आपको रोज देखने पड़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर ये है। तो कुछ सीरियल होते हैं जो डेली देखने पड़ते हैं, और ये सी भी क्या करें, उन्हीं में से ये कपिल शर्मा शो नहीं है कि आपने कभी भी उठाया और देखना शुरू कर दिया और आपको समझ में आएगा। आप जब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है। तो रेगुलर रहें, है ना। तो ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। मैंने आपको कंपाइलर के मल्टीपल टास्क बताए थे। हमने बात की थी कि ये होता है हमारा .cpp फाइल, ठीक, .c या .cpp वॉटेवर, ठीक। बात करेंगे अपन कि सोर्स कोड जब भी लिखते हैं हम प्रोग्राम को सेव करते हैं .c से, फिर मशीन कोड होता है .obj फाइल, और आउटपुट होती है .exe फाइल, कि जब भी आप क्लाइंट को फाइल हैंडओवर करेंगे तो exe फाइल करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने कंपाइलर के मल्टीपल टास्क देखे थे, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हमने बात की थी। ओके, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे सारा डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन और वो दो कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करे थे वो थे वाई और व्हाट, है ना। हमने वाई सी पे डिस्कशन किया, व्हाट इज सी, सी की हिस्ट्री पे हमने बात की। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, डे 1 पे हम बात कर रहे हैं WWH नहीं है ये, है ना, WWH, वाई, व्हाट, एंड देन फाइनली वी कम टू द पॉइंट हाउ। अब हम शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब हमारे सी के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, राइट। तो अब यहां से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब आप मतलब अगर 10% कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो उसको 100% कर देना, 100 से देख रहे हो तो 1000 कर देना, 1000 से देख रहे हो तो समझ गए होंगे, राइट। तो यहां पर अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बच्चे, अब बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन होगा जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे जो प्रोग्रामिंग एसेंशियल कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि यदि हम सी को हमारी बिगिनिंग लैंग्वेज मान के सी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है वो आपको यहां पर अब समझना पड़ेगा, राइट। तो अब यहां पर हम आते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मुझे सबसे पहला प्रोग्राम लिखना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जस्ट राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन सी ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। अब क्वेश्चन ये है, सर प्रोग्राम तो हमने लिख लिया, आपने बोला
ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन सी ऑन योर आउटपुट स्क्रीन, राइट। तो आपको करना क्या है यहां पर आप समझना, एक ऐसा सोर्स कोड लिखना है आपको जिसको जब मैं कंपाइल करके आउटपुट देखूं तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए वेलकम इन सी लैंग्वेज, या वेलकम इन सी बाय डेटा फ्लेयर, या वेलकम इन सी बाय विवेक सर, राइट। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये सोर्स कोड लिखना है। याद है मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था IDE के बारे में, इफ यू रिमेंबर, कि सी इज एन IDE लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है ना, हमने लास्ट टाइम बात की थी, जहां पर हमने बात की थी कि यहां पर मल्टीपल एडिटर्स हैं, मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं सी के प्रोग्राम को इनपुट से आउटपुट तक ले जाने के लिए। सबसे पहला रोल प्ले करता है एडिटर, सेकंड रोल प्ले करता है कंपाइलर, थर्ड रोल प्ले करती है आपकी कंसोल स्क्रीन। 3 रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये है, सर अगर मुझे सी में आपने जो प्रोग्राम बोला है, चलो आप अभी बोर्ड पे प्रोग्राम समझा भी दोगे, लेकिन ये प्रोग्राम हम लिखेंगे कहां पे? तो सबसे पहली स्टेप पे चाहिए आपको एडिटर, ठीक है। अब ये जो एडिटर है ये मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल एडिटर्स आर अवेलेबल, जहां पर आप अपने सी के कोड को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एडिटर के मैं नाम लिखता हूं यहां पे, राइट। फॉर एग्जांपल वी हैव टर्बो सी का एडिटर है, टर्बो सी है जो अभी भी यूज होता है, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक। सेकेंड एडिटर है आपका VS कोड, VS कोड एक एडिटर है, ठीक है। देन वी हैव सबलाइम टेक्स्ट, ये भी एक एडिटर अवेलेबल है। देन वी हैव नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस भी हमारे पास है, जहां पर हम सी के कोड लिख सकते हैं, ओके। ये और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर्स हैं, मल्टीपल ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो सी का कोड लिखने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एडिटर में कंफर्टेबल है, लेकिन मैं जिस एडिटर को यूज करूंगा वो होगा VS कोड, है ना। मैं अपना कोड जो मैक्सिमम लिखूंगा वो VS कोड में लिखूंगा। कुछ कोड मैं आपको तो सारे एडिटर में एक एक दो प्रोग्राम चला के बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बिकॉज आई नो एवरी एडिटर्स, राइट, वेरी वेल। तो टर्बो C++ में भी हम 2-3 प्रोग्राम चला के देख लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज अभी होगा वो VS कोड होता है, और सिंपल एडिटर है सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। तो हम VS कोड को यूज करेंगे, ठीक, फॉर राइटिंग द सी प्रोग्राम, कि हमारा एडिटर जो होगा वो VS कोड होगा, ठीक। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, जो हमने बात की थी कि आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब यहां पर आप समझना क्या होता है, जब हम सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उस सॉफ्टवेयर में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, VS कोड भी अगर आपने इंस्टॉल किया, या अगर आपने टर्बो सी भी इंस्टॉल किया, तो आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जिसमें आप सी और C++ दोनों के कोड लिख सकते हैं। मतलब सी का भी कोड आप उस एडिटर में लिख सकते हैं और C++ का भी कोड आप उस एडिटर में लिख सकते हैं। मतलब ये सब में पॉसिबल है, राइट। वो इसलिए, मतलब आपको सी के लिए या C++ के लिए कोई अलग अलग एडिटर इंस्टॉल नहीं करना है। जो एडिटर आप सी के लिए इंस्टॉल करेंगे या C++ के लिए इंस्टॉल करेंगे वो दोनों को सपोर्ट करता है। उसका रीजन आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .c और C++ के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .cpp। ऐसा नहीं है कि अगर आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन .cpp है तो वो सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, करेगा, लेकिन हमें यह करना है कि अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहे, .c। हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन होना चाहिए .c। .cpp हम तब हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन रखेंगे जब हम C++ को स्टार्ट करेंगे, बट राइट नाउ अभी हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा, .c। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप समझना कि अब अगर मुझे सी के प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो क्या मेरी स्टेप्स होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम पे एक एडिटर को इंस्टॉल करना है। अब जैसे मैंने आपको बोला, वो एडिटर VS कोड भी हो सकता है, वो एडिटर टर्बो C++ भी हो सकता है, सबलाइम भी हो सकता है, नोटपैड C++ भी हो सकता है। तो बहुत सब एडिटर इंस्टॉलेशन में आपको बोर्ड पे तो नहीं समझा सकता ना। तो जब हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें हम इंस्टॉलेशन और पहले प्रोग्राम को हाउ टू राइट अ फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग मशीन, तब हम समझ लेंगे उस चीज को कि कैसे आपको एडिटर इंस्टॉल करना है। ठीक इसके बाद ही मैं आपको
वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड इन योर मशीन या हाउ टू इंस्टॉल टर्बो C++ इन योर मशीन। वो फिर आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं VS कोड यूज करूंगा फॉर C प्रोग्रामिंग, क्योंकि सबसे यूजफुल, मतलब सबसे अच्छा एडिटर मुझे लगता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और अब देखिए, एडिटर का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है। एडिटर इज जस्ट अ टाइपिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वो आप कोई भी ले सकते हैं, लॉजिक तो आपका अपना ही होगा ना, उसको कहीं भी लिख दो आप, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो अभी हम ये मान लेते हैं चलो कि हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है, या हमने टर्बो C++ इंस्टॉल कर लिया है, या हमने सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लिया है, या हमने नोटपैड++ इंस्टॉल कर लिया है, या हम ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं। अरे कोई भी एक एडिटर यूज कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, मुझे सोर्स कोड में क्या लिखूं कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट मुझे मिले। तो यहां पर अब आप समझना, जब मैंने सी की डेफिनेशन दी थी तब मैंने आपको सी में एक सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये थी हमारी डेफिनेशन। लेकिन अब इस डेफिनेशन में एक लाइन और ऐड करता हूं, मैं लाइन ऐड करूंगा पर समझना, अभी कोशिश मत करना। हम बोलते हैं सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे बाद में हम बोलेंगे C++, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के बारे में हम बोलते हैं सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फंक्शन। लेकिन अभी आप देखो प्रॉब्लम क्या है, सी के प्रोग्राम के लिए मैं बार बार एक वर्ड अभी यूज करूंगा फंक्शन। जैसे मैं बोलूंगा मेन इज अ फंक्शन, है ना, अभी CLR इज अ फंक्शन, मैं बोलूंगा printf इज अ फंक्शन, मैं बोलूंगा गेट ch इज अ फंक्शन। अभी ये सब आएंगे, डोंट टेक, अभी दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं समझा सकता बच्चे कि फंक्शन होता क्या है। मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा, फंक्शन 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 फंक्शन, और वो मेरी मजबूरी इसलिए है क्योंकि सी खुद ही फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो बिना फंक्शन के आपको कुछ करना ही नहीं देगा। जैसे मैं बोलूंगा सी का ड्राइवर फंक्शन मेन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं अभी इस लेवल पे बोलूंगा ना, फंक्शंस आर द स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम which is used to reduce the size of main program. There are two types of function, inbuilt function and user defined function. तो ये सब बाउंसर जाएगा अभी अपन नहीं समझ पाएंगे। तो वर्ड यूज करो अभी आप, लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली, अरे पूरा का पूरा फंक्शन को डिटेलिंग कर दूंगा मैं आपके सामने, डोंट वरी। पूरा फंक्शन का पोस्टमार्टम कर देंगे अपन कि एग्जैक्टली फंक्शन होता क्या है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रिटर्न बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, एवरीथिंग। लेकिन अभी नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं अपन। लेकिन ये वर्ड यूज करो आप फिलहाल, बाद में अपन इसको डिटेल में बात करेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। बस अभी आपको ये समझना है, हाँ ये फंक्शन होता है, दैट इज अ फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम जब सी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो सी के प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए देखो आप, हमने क्या बोला था, हमें सोर्स कोड लिखना है। हम सी के प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, अब मैं अगर इस सी के प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखूंगा, तो इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में आपको किसको देना है, कंपाइलर को। क्यों देना है, क्योंकि कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो बच्चे, जब एक कंपाइलर को आप सी का प्रोग्राम दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कंपाइलेशन कहां से शुरू करना है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि आपको याद है प्रोग्राम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ कमांड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, अब आप इसमें मल्टीपल कमांड लिखोगे, पहली कमांड, दूसरी कमांड, तीसरी कमांड, चौथा इंस्ट्रक्शन, कमांड बोल दो, इंस्ट्रक्शन बोल दो, एक ही बात है। अब जब आपने इतने सारे इंस्ट्रक्शन लिख दी, तो आप जानते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कंपाइलर को कैसे बताओगे बेटा कि ये पहली कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करना, ये अगली कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो कंपाइलर को हम ये बोलते हैं, बॉस आपको इस प्रोग्राम में जितनी भी कमांड में लिखूंगा उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फंक्शन से शुरू करना है। तो वो फंक्शन जिसमें आप अपने सी की सारी कमांड लिखेंगे, वो फंक्शन जिसमें सी के प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, ठीक है, उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मेन। उस फंक्शन का नाम है मेन, ठीक है। तो सी में जब तक मैं आपको ना बोलूं, आपको सब जो भी लिखना है वो कहां लिखना है, मेन में। कैसे, ये मेन और इसके आगे लगाना है ये ब्रैकेट। आप समझना, हम सी प्रोग्राम में 3 टाइप के ब्रैकेट को यूज करते हैं। इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इनको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इनको ब्रेसेस बोलते हैं, राइट। तो अभी आपको यूज करना है ये ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, ठीक, इसको बोलते हैं ब्रैकेट,
ठीक, बाद में इनको भी यूज कर लें, करली ब्रैकेट, और ये तो अरे के टाइम यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि मैंने ये बोला है किसी भी वर्ड को, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आप ये मत सोचना भी कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि अभी आप डेफिनेशन नहीं समझ पाओगे। बात तो मानो मेरी, समझा दूंगा बाद में, अभी समझ लो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन चाहिए जहां से आपका कंपाइलर प्रोग्राम का कंपाइलेशन शुरू करे, और इसी को बोलते हैं ड्राइवर फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ड्राइवर फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो ये हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। आगे भी जब आप पढ़ोगे ना, तो हर लैंग्वेज में आपको एक ड्राइवर फंक्शन मिलेगा जहां से आपका प्रोग्राम अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। ठीक, तो सी में वो फंक्शन जहां से प्रोग्राम अपना कंपाइलेशन शुरू करेगा, उस फंक्शन का नाम है मेन। दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन, राइट। और इस मेन के आगे आपको अभी लिखना है वॉइड। क्यों लिखना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। जस्ट राइट वॉइड मेन। वॉइड होता है रिटर्न टाइप, पर मैंने वही बोला ना, अभी आप नहीं समझ पाओगे रिटर्न टाइप क्या होता है। सब कुछ आएगा बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस रख, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल आप पहला प्रोग्राम लिख रहे हो, और मैं चाहता हूं कि अभी आपको सी अभी तक अच्छी लग रही है ना, तो अभी भी आगे भी अच्छी लगे। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं ठीक है। अभी कौन सा आज के लेक्चर के बाद ही कल इंटरव्यू अपीयर होना है, तो डिटेल स्टेप बाय स्टेप ही चल पाएंगे अपन। ओके, तो ये हमने लिखा वॉइड मेन। ये वो फंक्शन है जहां से कंपाइलर अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको ड्राइवर फंक्शन बोला जाता है ना। मतलब देखो, गाड़ी में सारी सवारी बैठ गई, कार में सब बैठ गए, लेकिन ड्राइवर बैठेगा तभी तो गाड़ी शुरू होगी ना। तो वैसे ही ये मेन भी क्या है, ड्राइवर फंक्शन। जब हम कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं, वॉइड मेन के बाद करली ब्रैकेट लगाते हैं, और यहां पर आपको अपनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखना है और इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जब तक मैं ना आपसे बोलूं तब तक आपको मेन के बाहर या मेन के पहले कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ लिखना है मेन के अंदर। एवरीथिंग यू शुड राइट इनसाइड अ मेन। गॉट माय पॉइंट। अब इस मेन में जब आप कमांड लिखोगे तो देखो क्या हुआ, आपने पहली कमांड लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, तो ये मेन किसका कलेक्शन हो गया, ये मेन कलेक्शन हो गया कमांड्स का। और अगर ये कमांड्स का कलेक्शन हो गया, मतलब ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया प्रोग्राम। ये बन गया आपका प्रोग्राम। दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, यही हमने पढ़ा था। तो जब हम सी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो सी के प्रोग्राम में सारी इंस्ट्रक्शन जिस फंक्शन में लिखी जाती हैं, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, राइट। अब जो मैंने आपसे बोला कि मुझे सोर्स कोड लिखना है, अच्छा मेन के आगे हमने अभी, अच्छा दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज सुनना, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव समझते हो ना, केस सेंसिटिव का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिसके लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर अलग अलग होते हैं, और सी के लिए बिल्कुल अलग है। गॉट माय पॉइंट। तो आपको अगर मैंने बोला, जब तक मैं ना बोलूं बॉस आप तो किसी भी चीज को कैपिटल लेटर में लिखो ही नहीं, उसके लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग है। जैसे एक जनरल प्रैक्टिस होती है, अगर मैं अभी आपको बोलूं ना चलो अपना नाम लिखो कॉपी पे, जैसे मेरे से बोला जाए अपना नाम लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, विवेक। हमेशा हमारी आदत होती है हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। अब ऐसे मैंने आपसे बोला चलो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए मेन लिखो, पहला प्रोग्राम आप लिख रहे हो, लाइफ में कभी आपने मेन नहीं लिखा, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, मेन। और अगर आपने मेन को ऐसे लिखा, ठीक, तो ये मुहूर्त ही गलत हो गया अपना। या अगर आपने इसके आगे वॉइड लिखा और वॉइड का वी कैपिटल लिख दिया, तो ये मुहूर्त ही गलत हो गया अपना, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेन फंक्शन है, ये वॉइड कीवर्ड है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आगे, इनको सबको कैसे लिखना है आपको, स्मॉल में, स्मॉल लेटर, देयर इज नो कैपिटल लेटर यू कैन यूज हियर। ये स्मॉल वॉइड मतलब वो, अगर आपको वीडियो में गलती से कैपिटल दिख भी रहा हो ना, तो उसको कैपिटल मत मानना। होता है कई बार व्यू में आपको स्मॉल चीज कैपिटल दिखने लगेगी, ऐसा कुछ हो सकता है मेरे से लिखने में कभी हो जाए, लेकिन बच्चे ध्यान रखना ये सब स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर मैंने ये बोला है ये फंक्शन है, तो आपको उसको स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि सी में रूल है, सी में टोटल 32,000 फंक्शन होते हैं, सी के पास टोटल 32,000 फंक्शन है, और सी का रूल है फंक्शन के नाम कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं। सी में जो भी फंक्शन आप देखोगे उनके नाम आपको हमेशा कैसे मिलेंगे, स्मॉल लेटर्स में। इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, क्योंकि फंक्शन के नाम में कैपिटल लेटर होता ही नहीं। आई बात समझ में? सी के फंक्शन के नाम हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, स्मॉल लेटर में। ये स्मॉल मतलब फंक्शन नेम शुड नॉट कंटेन कैपिटल लेटर, ये रूल है। समझ में आई बात? ठीक, तो हमें सी का प्रोग्राम में, हाँ, जब मैं आपको बोलूं कि बॉस ये कमांड में कैपिटल लेटर यूज करना है तब आप करना, अभी नहीं, राइट। तो हमने सी के प्रोग्राम की शुरुआत कहां से करी, मेन नाम के फंक्शन से। तो हमने क्या लिखा, वॉइड मेन, स्मॉल लेटर में, ओके।
इसके बाद आपको लगाना है करली ब्रैकेट और आपको जो लिखना है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। लेकिन अब आप सुनना ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, यहां एक ऐसा कोड लिखना है जिससे आउटपुट स्क्रीन पे मुझे क्या मिल जाए, वेलकम। ये मैं चाहता हूं, ये मुझे आउटपुट मिले, वेलकम इन सी, वेलकम इन सी, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए, वेलकम इन सी, सिंगल लाइन पे अभी फिलहाल। तो ये जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ये क्या है, डेटा। दिस इज अ डेटा। मतलब जब भी हम सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे मैंने आउटपुट में ये वेलकम लिखा, तो सी इसको डेटा समझता है, एज पर सी इट इज अ डेटा, ओके। और जब भी हमें सी में किसी भी डेटा को प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी डेटा, तो आप देखो पूरे सी में हम कितने टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं, मतलब अलग अलग हम टाइप का डेटा यूज करेंगे, ठीक। हो सकता है मैं सी में एक ऐसा डेटा यूज करूंगा जो इस तरीके का हो, 15, 28, 36, ऐसा डेटा जो नंबर है, इसको सी में बोलते हैं इंटीजर डेटा। अभी केवल टाइप समझो, एक डेटा होगा ऐसा 15.9, 6.7, 30.9, ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, इसको डेसिमल डेटा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। तीसरा डेटा होता है जिसमें ऐसा होता है सिंगल कोड में X, Y, Z, A, B, ये जो डेटा होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर डेटा, ठीक है। और एक डेटा जो अभी है, हेलो, ठीक, वेलकम, ये जो डेटा है ना, वेलकम, वेलकम इन सी, ये जो डेटा है, द कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, वो कैरेक्टर जो डबल कोट्स में इनक्लोज्ड होते हैं। जैसे मैंने जो भी डेटा डबल कोट्स में लिखा है, इसको बोलते हैं बच्चे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, डेसिमल टाइप ऑफ डेटा, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, और चौथा डेटा होता है स्ट्रिंग। समझ में आई बात? जब आप डेटा को डबल कोट्स में लिखते हैं तो डेटा इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग, ये कहलाती है स्ट्रिंग। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो आपको जो डेटा प्रिंट करना है वो डेटा किस टाइप का है, अभी आप खुद सोचो, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, डेसिमल है या स्ट्रिंग है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज एन स्ट्रिंग डेटा। तो जब भी हमें सी में किसी भी डेटा को जब कंसोल पे प्रिंट करना है, कंसोल समझ रहे हो ना, कंसोल कौन, वो आउटपुट स्क्रीन जहां पर आपके सी के प्रोग्राम के रिजल्ट आने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको अपना डेटा कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट योर डेटा इन कंसोल स्क्रीन, तो सी में जब भी हमें डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना है तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। और उस फंक्शन को जब आप डेटा दोगे तो वो ले जाके उसको कहां प्रिंट करेगा, कंसोल पे। और इस फंक्शन का नाम है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ, ये प्रिंटएफ एक ही वर्ड है, प्रिंट और एफ अलग अलग नहीं है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, प्रिंट यहां लिखते हैं, एफ यहां लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना, इट्स अ सिंगल वर्ड प्रिंटएफ। तो प्रिंटएफ आपको कैसा लिखना है, स्मॉल लेटर में, कंप्लीटली स्मॉल, प्रिंटएफ। अब इस प्रिंटएफ को आप जब डेटा दोगे प्रिंट करने के लिए, तो सुनना ध्यान से, बाद में मैं अपने स्टेटमेंट बदलूंगा कुछ, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्रिंटएफ को जब भी आप डेटा दोगे प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटएफ आपसे, अब क्वेश्चन है प्रिंटएफ का काम क्या है, डेटा प्रिंट करना है ना। प्रिंटएफ बोलेगा बॉस मुझे डेटा दे दो, मैं आपका डेटा प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंटएफ क्या है, इट इज अ फंक्शन, प्रिंटएफ इज अ फंक्शन, अगेन इट इज अ फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला यार आपको सी फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और यहां हर टास्क बिना फंक्शन के नहीं पॉसिबल है। सी ने हर काम को करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन। तो यदि आपको सी में वेलकम इन सी प्रिंट करना है तो मेरे पास फंक्शन कौन सा अवेलेबल है, प्रिंटएफ, ये मेरे पास है प्रिंटएफ। लेकिन प्रिंटएफ को डेटा देंगे कैसे, ये फंक्शन है, आपने लिख दिया प्रिंटएफ, तो आउटपुट प्रिंट कर देगा वेलकम इन सी लैंग्वेज। अरे बॉस, प्रिंटएफ का काम क्या है, डेटा प्रिंट करना। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रिंट क्या करना है। अरे ये वो वाली बात हो गई, आपने टैक्सी बुलाई, चलो, टैक्सी आ गई, आपने चलो, अरे चलो तो टैक्सी आपको छोड़ेगी, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा ना जाना कहाँ है। समझ में आ रहा है? तो प्रिंटएफ का काम क्या है, डेटा प्रिंट करना, बट ये तो आपको बताना है कि आपको प्रिंट क्या करवाना है प्रिंटएफ से। तो प्रिंटएफ को हमें देना होता है डेटा। लेकिन सुनना ध्यान से बच्चे, प्रिंटएफ आपसे डेटा मांगेगा, कहां मांगेगा, तो ये प्रिंटएफ का जो ब्रैकेट है यहां पर आपको डेटा देना है, यहां पे प्रिंटएफ को आपको डेटा यहां पे देना है, राइट। लेकिन ध्यान 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 से सुन लेना, प्रिंटएफ आपसे जो डेटा मांगेगा वो केवल एक ही टाइप का डेटा मांगेगा। बाद में मैं अपनी स्टेटमेंट बदलूंगा, फिलहाल नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल फिक्स्ड हूं।
प्रिंटफ को आपको जब भी किसी डेटा को प्रिंट करने के लिए देना है, प्रिंटफ बोलेगा मुझे डेटा चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आई नीड योर डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। प्रिंटफ स्ट्रिंग के अलावा अभी कुछ भी नहीं समझेगा। यदि आपको प्रिंटफ से डेटा प्रिंट करवाना है देन योर डेटा मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग, आपका डेटा होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का। तो अब मैं प्रिंटफ को, चलो स्ट्रिंग लिखता हूं, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, वेलकम इन सी। तो आप मुझे बताएं जो डेटा मैंने अभी आप प्रिंटफ को दिया है वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, डेसिमल है या स्ट्रिंग है? अभी चारों में से एक भी टाइप नहीं है, ना ये कैरेक्टर है, ना ये इंटीजर है, ना ये डेसिमल है। क्योंकि लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, प्रिंटफ आपसे जब भी डेटा मांगेगा किस टाइप से मांगेगा, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है क्या बच्चे? नहीं है ना। अरे आपने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर तो किया है, लेकिन स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको डेटा प्रिंट करवाना है यू मस्ट यूज डबल कोट्स हियर। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंटफ वेलकम इन सी एंड देन आफ्टर आपका प्रोग्राम इसको मानेगा स्ट्रिंग। तो प्रिंटफ को जब भी डेटा देना है, प्रिंटफ ऑलवेज रिक्वायर्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। आपका प्रिंटफ आपसे डेटा मांगेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब आपने स्ट्रिंग दी है, नाउ इट इज ओके। लेकिन आप देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड, है ना। प्रोग्राम कमांड का कलेक्शन होता है। अब आपने ये कमांड लिख दी। अब जब आपने ये कमांड लिखी तो आपको कंपाइलर को बताना है ना कि बॉस ये कमांड खत्म हो गई है, अब जिसको मैं लिखूं वो नेक्स्ट कमांड कंसीडर करना। तो आप कंपाइलर को कैसे बताओगे ये बात कि बॉस ये कमांड मेरी खत्म हो गई है, अब जो कमांड आप लिखोगे कंसीडर इट शुड बी अ नेक्स्ट कमांड, वो आपकी नेक्स्ट कमांड होगी। तो जब भी सी में एक कमांड टर्मिनेट होती है, जब भी सी में कमांड खत्म होती है, तो उस कमांड का टर्मिनेशन हम इंडिकेट करते हैं सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन ध्यान रखना, मतलब कमांड का टर्मिनेशन कौन बताता है, सेमीकोलन। यदि आपको अपने प्रोग्राम में एक कमांड अगर आपने लिखी है तो आपको उसको टर्मिनेट किससे करना है, सेमीकोलन से। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर आपने मेन के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया? अरे बॉस, अगर मेन के बाद सेमीकोलन लगा दूंगा तो मेन तो यहीं टर्मिनेट हो जाएगा ना, और ये तो ड्राइवर है। मेन का ओपनिंग है ये करली ब्रैकेट और क्लोजिंग है ये करली ब्रैकेट, ये मेन की डेफिनेशन है। बात करेंगे ना जब फंक्शन की, तब बात करेंगे, डेफिनेशन अलग चीज होती है, राइट। और चलो वो भी छोड़ दो, अभी तो आप ये समझो, बीइंग अ बिगिनर, अगर मैं मेन में सेमीकोलन लगा दूंगा तो सेमीकोलन किस चीज को इंडिकेट करता है, टर्मिनेशन। अब अगर सेमीकोलन टर्मिनेशन को इंडिकेट करता है तो मेन शुरू, सेमीकोलन मेन खत्म, तो फिर ये आगे क्या होगा, क्योंकि ये तो ड्राइवर है ना, इन सबको तो इसी को लेके चलना है। फिलहाल समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि मेन का टर्मिनेशन सेमीकोलन से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डेफिनेशन है, उसका एक्चुअल रीजन ये है। लेकिन अभी मैं आपको समझा सकता हूं ना, अरे ड्राइवर, सारी सवारियां गाड़ी में बैठ गई, ड्राइवर आया, बैठा और उतर गया, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ना। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर को तो चलाना है। तो मेन को सेमीकोलन से टर्मिनेशन हम नहीं करते हैं, उसका एक्चुअल रीजन हम फंक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन कैन नॉट बी टर्मिनेट विद सेमीकोलन। लेकिन फिलहाल समझ में आया आपको कि आपको क्या समझ, मेन को सेमीकोलन से टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रिंटफ को हमने टर्मिनेट कर दिया। अब जब आपने प्रिंटफ में लिखा वेलकम इन सी, वेरी नाइस। अब हम चाहते हैं इसका आउटपुट मुझे कहां मिलना चाहिए, कंसोल। ठीक, तो अब ये सुनना ध्यान से। अब जो मैंने आपको प्रोग्राम बोला था वो आपने लिख दिया। मैंने आपको क्या प्रोग्राम बोला था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन सी ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। आपने बिल्कुल प्रिंटफ वेलकम इन सी कंसोल पे लिख दिया। डबल कोट्स क्यों लगाया, प्रिंटफ क्या होता है समझ में आया ना आपको। प्रिंटफ इज अ फंक्शन, वो प्रिंट द डेटा। डबल कोट्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि प्रिंटफ जब भी किसी डेटा को प्रिंट करता है वो एक ही फॉर्मेट जानता है। जब तक आप प्रिंटफ को डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं दोगे, आपका डेटा वो कंसोल पे प्रिंट नहीं करेगा। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो दोगे उसको बिना दिमाग लगाए एज इट इज प्रिंट कर देगा। मतलब यदि मैंने यहां वेलकम कैपिटल में भी लिखा होता, अब यहां चलेगा, ध्यान से सुनना, ये कोई कीवर्ड नहीं है, मैंने वेल कैपिटल में लिख दिया तो ये एज इट इज डेटा जो है ये कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंटफ का काम केवल आपके डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना है, वो डेटा किसी भी टाइप का हो। और ये ध्यान रखना, जो आपने डबल कोट्स में लिख दिया एज पर प्रोग्राम दैट इज एन स्ट्रिंग। चाहे आप नंबर भी लिख दो, अगर आपने नंबर भी लिख दिए तो वो स्ट्रिंग होंगे। बाद में अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल स्ट्रिंग और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल हमने यहां क्या लिख दिया, वेलकम इन सी, ठीक, एंड देन सेमीकोलन।
अब जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे, आपने कंपाइल किया, कैसे करोगे देखो आप, ये एडिटर का काम खत्म। याद है हमने वो प्रोसेस जो पढ़ी थी, उस प्रोसेस को अगर आप समझो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोर्स कोड। या आपने सोर्स कोड लिखा, एक्सटेंशन क्या है इसका, .c। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, सो हाउ यू कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम, तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर को कॉल करना है। कंपाइलर जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने बात करी थी ये एडिटर IDE है, समझ में आई बात। यहां एडिटर के साथ कंपाइलर जुड़ा हुआ है, लेकिन कंपाइलर को कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो हर एडिटर में कमांड होती है जिससे हम कंपाइलर को कॉल करते हैं। जनरली कमांड होती है कंट्रोल F9। तो जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो बाकायदा आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, और कंपाइल जब वो होगा तो कंपाइलर का सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का सबसे पहला काम है वो एरर चेकिंग करेगा। वो सबसे पहले इस प्रोग्राम में एरर चेकिंग करेगा, राइट। अब जब वो इस प्रोग्राम में एरर चेकिंग के लिए आएगा तो कुछ एडिटर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ एडिटर में आएगी। तो अपन तो दोनों चीज़ों को डिस्कशन में लेके चलते हैं। मतलब देर आर सम एडिटर जो इस प्रोग्राम को रन कर देंगे, है ना। सबसे पहले तो आपको इसको सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो मान लो आपने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया टेस्ट, या पहला प्रोग्राम है तो आपने इसका नाम रख दिया मान लो first.c। ठीक है, आपने प्रोग्राम का नाम रख दिया first.c। अब आपने पूरा प्रोग्राम प्रॉपर लिखा है, सेमीकोलन सब कुछ सही है, तो फिर क्वेश्चन आता है सर एरर क्यों आएगी। तो अभी फिर से वही बात है, देखो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका डिटेल डिस्कशन अपन आने वाले लेक्चर में कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। यदि ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है मान लो आपके एडिटर में, तो आपको क्या करना है, उसका रीज़न सुनना। ये printf क्या है पता है आपको, एक फंक्शन। ये printf एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं और भी फंक्शन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अभी मैं लिखूंगा एक फंक्शन CLR SCR, अभी मैं एक फंक्शन और लिखूंगा गेट से, समझाता हूँ आपको क्यों लिखूंगा। लेकिन ये सब फंक्शंस हैं, और फंक्शन आपको किसने दिए हैं, सी के डेवलपर ने, डेनिस रिची साहब ने। डेनिस रिची साहब ने बोला बॉस printf फंक्शन है, इसका काम है इसको डेटा दो, कंसोल पे डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक फंक्शन है CLR SCR, आप लिखोगे आपकी कंसोल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है, ये सारे फंक्शन बनाए गए हैं, डेवलपर ने बनाए हैं। और जब ये फंक्शन, क्योंकि हम तो बस इनको यूज कर रहे हैं, बनाने वाला तो कोई और ही है, राइट। तो ये सारे फंक्शन आपको सी के डेवलपर ने, इनको बोलते हैं लाइब्रेरी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब फंक्शंस की लाइब्रेरी, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग करने के लिए सी ने आपको दिए हैं फंक्शन, और ये है फंक्शन की लाइब्रेरी। मतलब बहुत सारे 32,000 फंक्शन है, 32,000, ये पूरी लाइब्रेरी है। तो ये जो लाइब्रेरी है, इसमें हर फंक्शन कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना। तो फंक्शन जहां होते हैं, फंक्शन मतलब सी की लाइब्रेरी कहाँ है, तो सी की लाइब्रेरी एक्चुअली एक फाइल में है जिसको बोलते हैं हेडर फाइल। अपन आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। हेडर फाइल, हेडर वो फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन .h होता है। हेडर फाइल मतलब कभी भी आपको ये वर्ड सुनाई दे ना हेडर फाइल, तो बिना दिमाग लगाए समझ जाना इसमें सी के फंक्शन रखे हुए हैं। अलग अलग हेडर फाइल, और अलग अलग हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शन रखे हुए हैं। इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल अगर प्रोग्राम में एरर आ रही है तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये जितने भी फंक्शन है ये सब रखे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी हेडर फाइल में। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि मान लो आपका प्रोग्राम एरर दे रहा है printf नॉट फाउंड, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक हेडर फाइल इस तरीके से इंक्लूड कर लेना है, #include stdio.h। ये #include क्या है, ये क्यों लिखा, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आगे बताऊंगा, मत कंफ्यूज हो अभी केवल आप कमांड लिख लो ताकि प्रोग्राम समझ में आए आपकी कि हाँ प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन उसके लिए कुछ जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, क्या लिखना है आपको, #include stdio.h इफ योर प्रोग्राम शो सम एरर इन printf। क्योंकि ये जो printf नाम का फंक्शन है ना, इस लाइब्रेरी में रखा हुआ है stdio.h हेडर फाइल में, तो इसको इंक्लूड करेंगे तब ये printf फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों है, क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कितने टाइप के होते हैं, मैक्रो स्टेटमेंट भी होते हैं, सब आगे बात करेंगे, डोंट वरी। ऐसे ही एक और हेडर फाइल में अभी इंक्लूड कर रहा हूं, उसका रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि अभी मैं कुछ और भी फंक्शन लिखने वाला हूं। तो आपने क्या लिखा, #include conio.h, दिस इज द सेकंड हेडर फाइल, #include conio.h, सब स्मॉल में लिखना है, stdio.h conio.h, ये सब हेडर फाइल्स हैं।
टू विच इज ए रिक्वायर ऑफ दिस फंक्शन, कि इन फंक्शन के लिए आपको इनको इंक्लूड करना है। क्यों करना है, क्या करना है, बात करेंगे आगे, डोंट वरी, राइट। तो जब आपने ये लिखा printf वेलकम इन सी, अब आपने पहला प्रोग्राम बना लिया, बड़े खुश कि सर पहला प्रोग्राम बन गया, अब तो बढ़िया, इसको रन करके देखते हैं। आपने रन किया। जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे ना, तो इसका आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, कंसोल पे। क्योंकि याद करो, मैंने आपको पहले भी बोला है, सी इज अ कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स अ CUI नॉट GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। इट्स अ CUI टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, राइट। तो इसका आउटपुट आपको कंसोल पे मिलेगा। कंसोल पे क्या मिलेगा आपको, बाकायदा मिलेगा वेलकम इन सी। बिल्कुल बढ़िया, खुश, पहला प्रोग्राम बन गया, सक्सेसफुली चल गया, खुश हो गए अपन, है ना। अब आपने सोचा यार एक बार और रन करके देखते हैं। अब आपने इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया। जब आप इसको सेकंड टाइम रन करेंगे तो कंसोल स्क्रीन पे 2 बार लिखा हुआ आएगा वेलकम इन सी, वेलकम इन सी, है ना। वो एक लाइन पे ना, सेम नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, अलग सेम लाइन पे आएगा, वेलकम इन सी, वेलकम इन सी। अब यह कंफ्यूजन कि 2 बार क्यों आ रहा है, लिखा तो एक ही बार है। तीसरी बार रन किया तो 3 बार आ रहा है, चौथी बार रन किया तो 4 बार आ रहा है। और ये भी ध्यान रखना, इसके पहले भी अगर कंसोल पे कुछ पहले से लिखा होगा तो वो रिजल्ट भी दिखेगा आपको। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सुनना ध्यान से बेटा। जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया, उसके पहले क्या किया, मतलब उसके पहले क्या किया होगा, उसके पहले मान लो मैंने पाइथन पढ़ाया था, राइट। इसके पहले मान लो मैंने पाइथन पढ़ाया। अब मैं अगर मान लो पाइथन का लेक्चर यहाँ पहले से लिखा हुआ है और मैं उसी में सी भी लिख देता हूँ, तो आप तो फ्री में 2 कोर्स पढ़ रहे हो, है ना। वैसे तो सारे ही कोर्सेज फ्री हैं यहाँ पे। कहने का मतलब है आप एक साथ 2 चीज़ें नहीं देखोगे कि आपको सी भी दिख रहा है, आपको पाइथन भी दिख रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने डस्टर उठाया, डस्टर उठा के मैंने पुराना जितना भी लिखा हुआ था पूरा क्लीन किया, उसके बाद ये सी का प्रोग्राम लिखा, ताकि मैं चाहता हूँ आपको यही दिखे, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी बच्चे वैसा ही कुछ हो रहा है। जब पहली बार आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो कंसोल स्क्रीन पे क्या मिला आपको कंसोल स्क्रीन पे मिला वेलकम इन सी, ठीक है। ये कंसोल स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिला वेलकम इन सी फर्स्ट टाइम। लेकिन कंसोल पे पहले से कुछ लिखा है वो भी दिख रहा है। दोबारा जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो आपके देखो प्रोग्राम का काम क्या पता है, इसको जितना बोलोगे ना उतना ही करेगा ये। इसने क्या किया, पुराना जो डेटा कंसोल पे पहले से था उसको रहने दिया और फिर से प्रिंट कर दिया वेलकम इन सी। तो आपको 2 बार दिख रहा है वेलकम इन सी, वेलकम इन सी, राइट। और पुराना भी डेटा दिख रहा है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, जब भी आपका प्रोग्राम कोई भी आउटपुट प्रिंट करे, अगर वो पहली आउटपुट है, फर्स्ट टाइम आप प्रिंट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कंसोल पुराना पूरा डेटा क्लियर करे और उसके बाद मुझे अपना रिजल्ट मिले। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कंसोल स्क्रीन को क्लियर करके अपना रिजल्ट प्रिंट करे, तो यहां पर हम एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का नाम है CLR/SCR। और ये भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम कंप्लीट एक साथ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, CLR/SCR, दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन है क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जिसको यूज करके आप अपने कंसोल स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। CLR/SCR, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, देखो लॉजिक लगाना किसको बोलते हैं, अपन वही बात करते हैं कि एक प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लगाना है। अब इस CLR/SCR को वेलकम के बाद लिखूं या पहले लिखूं? बच्चों तो सर बाद में लिखेंगे। अरे भैया बाद में लिखेगा तो क्या होगा, आपने वेलकम इन सी प्रिंट किया तो देखो क्या हुआ, वेलकम इन सी प्रिंट हो गया, ये आ गया वेलकम इन सी। अब अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया CLR/SCR, सपोज करो मैंने यहां लिख दिया CLR/SCR, तो CLR/SCR क्या करेगा, CLR/SCR आपके स्क्रीन को क्लियर करेगा। तो वो पुराने के साथ साथ ये भी तो हटा देगा, तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी केवल, वो थोड़ी ना देखना है हमें। गॉट माय पॉइंट। तो इस CLR/SCR को हमेशा कहां लिखते हैं, सबसे पहले यहां लिखते हैं CLR/SCR, दैट्स इट, CLR/SCR, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले CLR/SCR एंड देन printf वेलकम इन सी। अब आपका प्रोग्राम आपको कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करके देगा, बाकायदा पुराने पूरा डेटा को क्लियर करेगा एंड यू विल गेट वेलकम इन सी ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। लेकिन अब सुनना कुछ इंस्ट्रक्शन, हालांकि ये जो कमांड है, जो मैं नेक्स्ट कमांड बता रहा हूं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन एडिटर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन VS कोड। लेकिन जब आप टर्बो सी पे काम करोगे, क्योंकि मैं कॉमन मान के चल रहा हूं, अभी शुरुआत में हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर आप टर्बो C++ में कोड लिख रहे हैं, तो आपने प्रोग्राम पहली बार रन किया। जब ये प्रोग्राम आप रन करेंगे तो क्या होता है, देखो समझना, पीछे मेन चलता है और जब तक मेन चल रहा है तब तक आपका प्रोग्राम कंसोल पे आपको रिजल्ट शो करेगा। मतलब इधर मेन चल रहा है, इधर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
आपने मेन लिखा, प्रोग्राम शुरू, CLR स्क्रीन क्लियर, प्रिंटफ वेलकम इन सी, आउटपुट में आ गया वेलकम इन सी, या आ गया वेलकम इन सी, राइट। लेकिन ये प्रोसेस को समझना बच्चे, या आ गया वेलकम इन सी, मेन खत्म, कंसोल स्क्रीन गायब। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? जब तक मेन चल रहा है तब तक आपको अपने कंसोल पे आउटपुट दिखेगा। तो बच्चे ये कंसोल, ये जितनी प्रोसेस मैंने अभी बोली है ना, ये माइक्रो सेकंड में कोड एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब आपका प्रोग्राम कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट करके कंसोल को क्लोज भी कर देगा। अब क्वेश्चन है सर हमने तो आउटपुट देखा ही नहीं, ये सब में कुछ एडिटर में स्टिल रहता है, राइट। लेकिन हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं अभी कि ये कंसोल स्क्रीन तो चली गई सर, हमने तो आउटपुट देखा ही नहीं। तो यदि आपको लगता है ना कंसोल स्क्रीन, जब भी ऐसा लगे आपकी कंसोल स्क्रीन जो है वो आप उसको प्रॉपर नहीं देख पा, स्क्रीन डिसअपीयर हो गई है, गायब हो गई है, चली गई है, तो उसको दोबारा लाने के लिए कंट्रोल F9 तो अभी आपने किया ही था, आप एक कमांड चला सकते हो Alt F5। Alt F5, तो Alt F5 से आपकी जो कंसोल स्क्रीन है वो वापस से आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर मेरी कंसोल स्क्रीन तब तक मेरे सामने रहे जब तक मैं चाहता हूं। सीधी बात, हमें नहीं चाहना है, दो कमांड नहीं लिखना है, राइट। तो यदि आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम होल्ड रहे, तो अभी मैं जिस फंक्शन का नाम ले रहा हूं ना बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत सी चीजें आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन उन फंक्शन का काम कुछ और है, राइट। अभी फिलहाल मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, बाद में पूरी स्टेटमेंट को चेंज करूंगा मैं, क्योंकि जो काम अभी मैं आपको फंक्शन का बताने वाला हूं नेक्स्ट का, एक्चुअली इसका ये काम नहीं है, उसका काम कुछ और है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम आउटपुट शो करने के बाद, मतलब जहां भी आपको लगता है ना प्रोग्राम में स्क्रीन को होल्ड करना है कि अभी मेरी स्क्रीन रुके जब तक मैं चाहूं, देन जस्ट यूज अ फंक्शन गेट ch। तो ये गेट ch को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई स्क्रीन को रोकने वाला फंक्शन नहीं है, इसका काम है गेट अ कैरेक्टर। मतलब जैसे ही आप गेट ch लिखोगे प्रोग्राम में, आपका प्रोग्राम कंसोल पे आपसे कैरेक्टर मांगेगा, मतलब आपको कीबोर्ड से इसको एक कैरेक्टर देना है। जब तक आप कैरेक्टर नहीं दोगे वो आगे की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने ये मान लिया कि ये स्क्रीन को होल्ड कर रहा है, आप मत दो कैरेक्टर। देखो क्या हुआ, CLR स्क्रीन क्लियर, वेलकम इन सी, ये आउटपुट में लिखा हुआ आ गया वेलकम इन सी, सुनना ध्यान से, राइट। गेट ch स्क्रीन रुकी हुई है, ये वेलकम इन सी एक लाइन पे आएगा, ठीक है, वेलकम इन सी, गेट ch स्क्रीन होल्ड हो गई। गेट ch क्या बोल रहा है, भैया कैरेक्टर दे, आप बोलो नहीं देना, मत दो। अब जब तक आप कैरेक्टर नहीं दोगे, आपका गेट ch नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। दिस इज व्हाट द गेट ch स्टार्ट, गेट अ कैरेक्टर। अब आपने मान लो आपने अच्छे से पढ़ लिया कंसोल आउटपुट, अब कोई भी जो इच्छा हो रही है वो कैरेक्टर प्रेस कर दो आप। तो जैसे ही आप कैरेक्टर प्रेस करोगे, इधर गेट ch को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो गेट ch के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हमने, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्रोग्राम खत्म। तो ये जो फंक्शंस है ना, CLR गेट ch printf, ये सब कहीं ना कहीं इन हेडर फाइल्स में रखे हुए हैं लाइब्रेरीज में। तो इनको इसीलिए हमने इंक्लूड किया है ताकि ये सारे फंक्शन हमारे प्रॉपरली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें। CLR कहाँ है, conio.h में, गेट ch कहाँ है, stdio.h में, printf stdio.h में, सब बताऊंगा आगे, डोंट वरी। सो दिस इज बच्चे द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये हमारा पहला सी का प्रोग्राम है, जहां पर हमने सिंपली ये पढ़ा है कि कैसे सी का प्रोग्राम लिखा जाता है। इसको पूरा मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉन्सेप्ट को समझो, तो लॉजिक कैसे लगाते हैं समझ में आया प्रोग्राम का, ठीक है। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, चलो एक असाइनमेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, योर क्लास एंड सपोज आप कॉलेज में हैं देन योर कॉलेज नेम, स्कूल में है तो स्कूल नेम, वॉटेवर, मतलब जो भी स्टडी आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है विवेक, तो मैं चाहता हूं ऐसा आउटपुट आए, विवेक। सेकंड हमने क्या बोला था, सपोज मैं कर रहा हूं बीटेक, तो मैंने क्या लिख दिया, सपोज बीटेक, ठीक है। कर नहीं रहा हूं, डोंट टेक इट इन दैट वे ना, सब पढ़ाई वढ़ाई हो गई हमारी तो, ओके। एक एग्जांपल है, मैंने लिखा विवेक देन सपोज बीटेक, और फिर तीसरा सपोज कॉलेज का नाम, तो जो भी आपके कॉलेज का नाम है, सपोज डेटा फ्लेयर, ये डेटा फ्लेयर आपके कॉलेज का नाम है, तो आपने लिख दिया विवेक कोर्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक, बीटेक एंड देन कॉलेज नेम डेटा फ्लेयर। ये आउटपुट मुझे चाहिए, आई वांट दिस आउटपुट, नेम, क्लास एंड कॉलेज नेम।
समझ में आ रहा है? ये मैं आपके लिए एक सिंपल सा असाइनमेंट है, ट्राई करना। जैसे मैंने अभी वेलकम प्रिंट किया, आपको ये आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, तो पहला प्रोग्राम सी का समझ में आया। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ CLR, SCR, printf, गेट CH, स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, मेन को ड्राइवर फंक्शन। दिस इज व्हाट योर ड्राइवर फंक्शन, ये है आपका ड्राइवर फंक्शन, है ना। क्यों इसको ड्राइवर फंक्शन हमने बोला, ये क्यों लिखा हमने। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट टू द पावर इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट की पावर 1000 लगा लो आप, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, इसको तो मिस बिल्कुल नहीं करना। और अगर नेक्स्ट को वीडियो को मिस नहीं करना है तो क्या करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, करो यार करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।